देखिए, आजमगढ़ हमेशा से बहुत ही इनकलाबी सरजमीन रही है। चुनाव का मौका है तो हर कोई सोचता है कि उसने आजमगढ़ को फतेह कर लिया, तो उसने यूपी को फतेह कर लिया, पूर्वांचल को फतेह कर लिया, फिर जय हिंद साथियों। इस वक्त हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व सचिव हुज़ैफा रिसादी साहब हैं। तो आइए हम इनसे कुछ मौजू पे बात करते हैं। हुज़ैफा साहब, जैसा मेरा एक सवाल है कि इस वक्त खासकर आजमगढ़ के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर जैसा ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर और कोई मुद्दे ही नहीं है, खाली पूर्वांचल एक्सप्रेस है। और दो पार्टियां अपने सर पे सरेह लेने की कोशिश कर रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे इस चुनावी माहौल में? देखिए, आजमगढ़ हमेशा से बहुत ही इनकलाबी सरजमीन रही है। चुनाव का मौका है तो हर कोई सोचता है कि जिसने आजमगढ़ को फतेह कर लिया, तो उसने यूपी को फतेह कर लिया, पूर्वांचल को फतेह कर लिया, फिर यूपी को फतेह कर लिया। पिछले कई दिनों से ये मुद्दा चल रहा है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अवाम का मुद्दा सिर्फ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है? उससे उन्हीं लोगों को फायदा होगा जो लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गाड़ियों से जाते हैं, जो लोगों की अहम जरूरियात हैं। अभी मैं आजमगढ़ से आ रहा हूँ, यहाँ आपके रास्ते में 20 जगह सड़क ऐसा है कि अगर किसी मरीज को लेके चले जाइए तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो मर जाएगा। हाँ, ये बात आपने शहर के सही अंदर की। की बात करूं मैं, आजमगढ़ की, जो माननीय लोग हैं, एक पार्टी की सरकार है और दूसरी पार्टी के कई विधायक मौजूद हैं आजमगढ़ के, उनका एमपी मौजूद हैं, और वो सारे माननीय लोग शहर के अंदर, बता रहा हूँ, मेन रास्ता जो है जो कनेक्ट करता है लोगों को, सदर अस्पताल का रास्ता है, कोर्ट से लेकर के सदर अस्पताल तक रशाद नगर होते हुए उस रोड की हालत इतनी बुरी है कि अगर कोई मरीज लेकर के जाए तो मुझे लगता नहीं कि वो अस्पताल पहुंच पाएगा। और उस रोड पे रोज 5 विधायक गुजरते हैं, पूर्व मंत्री गुजरते हैं, मौजूदा सरकार के एमपी एमएलए गुजरते हैं, उसका कोई फीता नहीं काट रहा है। सारे लोग भाग के सुबह 6 बजे जाकर के पूर्वांचल एक्सप्रेस पे फूल की बौछार कर रहे हैं, फीता काट रहे हैं, एक अलग दावा पेश कर रहे हैं कि हमने बनवाया है, दूसरे साहब अलग दावा पेश कर रहे हैं। भाई साहब, जो मेन जरूरत है उस पर काम कर लेते, अच्छा, उस पर आपने बताते। जैसे ये कहा, ये बहुत अच्छी बात कही। तो मेरे ख्याल से शायद आजमगढ़ के जो एमपी अखिलेश यादव हैं, शायद जहाँ तक पता है ना, शायद मेरे ख्याल से समाजवादी नाम का नहीं ही लेना बन चाह गया। रहा था, खैर आपने नहीं ले नहीं लिया, नहीं नहीं, चलिए। कहने का मतलब ये है। तो चलिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस आपने इतना अच्छा बना दिया, लेकिन अपना क्षेत्र को आपने गड्ढा मुक्त ना कर सके अभी तक। बिल्कुल, वो सवाल दोनों लोग से होना चाहिए, जो एमपी भी हैं और जिनकी सरकार भी है, दोनों जिनके लोगों से। विधायक भी हैं, कि ये दो लोग 3 साल से वो रोड खराब है। आए दिन जब उस पर इंक्वायरी करवाई तो पता चलता है कि टेंडर पास हो गया है, बनने वाला है, शुरू होने वाला है, आज तक शुरू नहीं हो पाया। ये जो मेन रोड है बनारस को कनेक्ट करता है आजमगढ़ से, इसमें 20 जगह रोड रास्ते में जो है रोड कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत और खस्ता है। इतनी बुरी हालत है कि अगर आप स्पीड में, अगर आप सही से ब्रेक ना लगाएं, गाड़ी का टायर फट जाए आपका, एक्सीडेंट कर जाएंगे आप। तो इसका कोई उद्घाटन फीता नहीं काट रहा है। वो बना करके अलग उस पर लड़ाई चल रही है, दावा पेश कर रहे हैं, एक साहब कह रहे हैं हमने किया, दूसरे साहब कह रहे हैं हमने किया। जो जनता के मेन मुद्दे हैं उस पर काम करिए। यहाँ तक कि एनएच 235 जो ये हाईवे बन रहा है, जी ये तो शुरुआत से पहले ही टूट गया है। हाँ, जगह जगह से टूट बिल्कुल। रहा है, बन रहा है। यानी बोलते ना, मखमल में पेवन, टाट का पेवन। तो ये कैसी सड़क और कैसा निर्माण है भैया कि चालू होने से पहले ही टूट रहा है। बिल्कुल सही बात है। इस तरह की चीजों को आप उठाइए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को सच्चाई पता चले क्या है। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे एक फिल्म अदाकारा है जिनको ठेठ भाषा में कहा जाता है नचनिया, नाचने वाली। उन्होंने ये कहा कि उनको पद्मश्री से नवाजा गया, और उन्होंने कहा कि देश को आज़ादी 2014 में मिली। तो बहुत सी ऐसी सेकुलरिज्म पार्टियां जो देशभक्ति का बयान बांटते रहती है समय समय पे, तो क्या हमारे जो महापुरुष थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो वो सब व्यर्थ था? उसका कोई मतलब नहीं था? क्या इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? नहीं, अगर वो बातें अगर किसी मुसलमान ने गलती से कही होती, तब तक उसके ऊपर यूएपी और पता नहीं क्या क्या लगा दिया होता। और जिन साहबा की आपने बात की, वो तमाम लोग हुकूमत की दहलीज की रक्कासा हैं, उनको इसीलिए रखा गया है, इसीलिए उनको पैसे मिलते हैं, इसीलिए उनको सारी चीज़ें अवार्ड मिलते हैं कि आपको हुकूमत के लिए काम करना है, हुकूमत के लिए बोलना है। तो दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं वो लोग, और मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में कोई बात करनी चाहिए। पिछले 1.5 साल से जो उनकी एक्टिविटी है, जो उनकी हरकतें हैं, उनको किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है।
और बस सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी बात करने के बाद भी जिन लोगों ने हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर के, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, उनका मजाक उड़ाया उसने, उनकी कुर्बानियों को, उनकी शहादत को चैलेंज किया। उसके ऊपर एक मुकदमा नहीं हुआ और ना ही कोई उसके एक्शन ऊपर हुआ। कोई नेशनल चैनल कोई जी, उस पे बहस करने के और लिए किसी तैयार है। चैनल ने उस पर कोई स्टोरी नहीं चलाई। ये गलती से, अगर अब देखिए कि उन पे कुछ नहीं हो रहा है, और बहुत से बच्चों ने, जो मैच चल रहा था T20 का, उसमें कुछ खिलाड़ियों की फोटो लगा दी अपने स्टेटस पे, तो उस फोटो लगाने पर उनके ऊपर देशद्रोह 124 और पता नहीं क्या क्या लगा दिया। आगरा के अंदर हुआ, आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ। अभी 4 दिन पहले, मैं जिला भूल रहा हूँ, यूपी के ही किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बच्चे को पुलिस गिरफ्तार कर ले गई। उस दिन वो मैच, कुछ नोटिस नहीं, वो भी हुआ था। वो दूसरा मुद्दा है, मैं भी उसकी बात कर रहा हूँ कि सिर्फ स्टेटस लगाया तो उस पर गिरफ्तार कर लिया, मुकदमे कर दिया। मतलब पूरे कानून को मजाक बना के रख दिया है। खेल खेल होता है, ये आदमी की अपनी चॉइस होती है, फ्रीडम होता है कि आदमी किस टीम को सपोर्ट कर रहा है। और स्टेटस लगाना कोई गुनाह तो है नहीं। कार्रवाई उन पे नहीं होती जो लोग लोगों का कत्ल कर रहे हैं खुलेआम। अभी देखा आपने कासगंज के अंदर एक मुस्लिम बच्चे को गिरफ्तार किया पुलिस ने, शक व शुबा में इंक्वायरी के लिए, और अगले दिन उसकी मौत हो गई। और स्टोरी बनाया कि वो पानी के नल से उसने जो है 2.5 फुट की टोटी से 2.5 फुट की टोटी से 6 फीट का आदमी ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। कम से कम सारे स्टोरी भी ऐसी बनाओ कि आदमी को हजम हो जाए। स्टोरी भी ऐसी बनाइए आप। ये इस बात को बताता है कि उस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती हो रही है। कानून का कोई राज नहीं है, जो मर्जी चाहता है वो कर रहे हैं ये लोग। और मुझे उम्मीद है कि अवाम इनको आने वाले इलेक्शन में सबक सिखाएगी। यानी बात हुई थी राम राज की और जंगल राज का है। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग विकास के नाम पर वोट मांग करके आए थे, उन लोगों ने सिर्फ विनाश की राजनीति की है, लोगों को आपस में लड़ाया है, धर्म का जहर घोला है लोगों के अंदर, उसके अलावा कोई काम नहीं किया है। और इस चीज को अब लोग समझ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसका बदलाव दिखेगा आपको। अच्छा, जैसा कि अभी इलेक्शन का माहौल आ रहा है, तो बहुत सारी पार्टियां अलग अलग सोचे लेके आ जाती। ऐसे माहौल में जब एक देश एक अलग स्थिति से गुजर रहा है, तो आप देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वही मैंने आपसे कहा कि मुझे जहां तक लग रहा है कि अब लोग समझदार हो रहे हैं। बहुत लोगों ने जात के नाम पे, मजहब के नाम पे वोट ले लिया। अब लोगों को बुनियादी उस पर सवाल करना चाहिए, वोट करना चाहिए। नहीं, आपको हमारे पास टीवी के अंदर भी बैठते हैं, मैंने आपके बहुत सारे जी इंटरव्यू देखे हैं, आप मुद्दों को उठाते रहते हैं। नहीं, तो खासकर युवाओं को आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि किसी भी कहीं पर भी कुछ भी अगर हम देखते हैं फितना या फसाद होता है, तो उसमें सबसे पहली शुरुआत युवाओं की रहती है। बिल्कुल, युवा जज्बाती हो जाता है। 2014 के बाद इस मुल्क में अगर किसी ने विपक्ष का रोल अदा किया है, तो उस देश के यूथ हैं, देश के स्टूडेंट हैं, देश के छात्र हैं, जिन लोगों ने आंदोलन छेड़ करके इनकी चूली हिलाई है। चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रही हो, JNU रहा हो, जामिया रहा हो, या और तमाम कॉलेजेस रहे हो, इन्हीं लोगों ने सड़क पर उतर के लड़ाई लड़ी है। जो लोग विपक्ष, जिनके पास सही में विपक्ष था, वो लोग अपने इसी कमरों में बैठे रहे, कमरे से बाहर नहीं निकले। बिल्कुल, परिभाषा को भूल गए। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करूं मैं, नेशनल लेवल की बात करूं, उन लोगों ने अपने विपक्ष के रोल को नहीं अदा किया। किसी मुद्दे पर उतर के यहाँ बताइए। आप MP की बात करते हैं, इसी आजमगढ़ के MP हैं, चुनाव जीत करके गए, विपक्ष के नेता हैं। इसी बिलरियागंज के अंदर औरतों को मारा गया रात के 3 बजे। 20 पढ़ने वाले 26 लड़कों को उठा करके जेल डाल दिया गया, देशद्रोह का मुकदमा लगा करके। 3 दिन के बाद वो ट्वीट कर रहे हैं, उनका गृह क्षेत्र है जहां से वो सांसद हैं, एक बार मिलने नहीं आए। इसी आजमगढ़ के अंदर वो आए, दुर्गा यादव के बेटे की शादी में गए, बलराम यादव की किसी बहू की मौत पर गए। क्या वो बच्चे अनाथ थे? सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। तो अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा मुसलमान। मतलब कि जो सेकुलरिज्म के सब बहुत बड़े आलमबरदार हैं, जिनका आप नाम ले रहे थे, झांसी के आखिरी कोने जिले पहुंच गए यादव जी की मौत पर, गोरखपुर में चले गए तिवारी जी की मौत पर, इलाहाबाद चले गए पंडित जी की मौत पर। क्या कासगंज भी जाएंगे वो जो अल्ताफ को मारा गया? बिलरियागंज जाएंगे जो औरतों को लाठियों से मारा गया, उनके बच्चों को जेल डाला गया, 3 महीने जेल काट करके आए? उनके यहाँ नहीं जाएंगे मिलने? तो सारे लोगों ने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया है, सिर्फ वोट हासिल किया है बीजेपी का खौफ दिखा के, RSS का खौफ दिखा के। अब इन सब चीजों से मुसलमान ऊपर उठ चुका है। जो हमारे बुनियादी उसूलों की बात करेगा, जो हमारे लिए एजुकेशन देगा, स्कूल खोलेगा, कॉलेज खोलेगा, जो हमारी जरूरियात को पूरा करेगा, मुसलमान उसको सपोर्ट करेगा। अब किसी के डर से और खौफ से करने वाला नहीं है मुसलमान वोट। 70 साल इन लोगों ने बहुत बेवकूफ बना लिया, अब समझदार हो रहा है।
पढ़ा लिखा है। और आप देखिए कि सीए का मूवमेंट चला, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नौजवानों ने चलाया। मुझे लगता है कि आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मूवमेंट था वो कोई पार्टी किसी लीडर ने नहीं चलाया था, वो इस देश के यूथ था, यूथ मुसलमान थे, उन लोगों ने चलाया था। और उसमें तमाम लोग थे, और तमाम लोग जो इंसाफ पसंद लोग थे, यानी सारे धर्मों के लोग जी। शामिल थे। तो अब यूथ समझदार हो चुका है, पढ़ा लिखा हो चुका है, अब चाहता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आके हमारा प्रतिनिधित्व करें, वो आके हमारी लीडरशिप करें, वो हमारे कायद बने, वो हमारे लीडर बने। वो लोग ना बने जो पार्लियामेंट में, असेंबली में खड़े होकर के एक इश्यू पे बोल नहीं सकते। तो ये चीजें बदलाव आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इसका रिजल्ट दिखेगा और एक नया चेंज आएगा समाज के अंदर, जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर। धन्यवाद। तो ये जैसा भी आपने सुना, हमारे साथ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व सचिव थे, और इन्होंने अपनी जवाब के अंदर बहुत सारे ऐसे सवालात छोड़ गए हैं जो इस देश के युवा को सोचने पे मजबूर करेगा। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ में जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई।